नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। दोनों ही जगह पार्टियों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। हरियाणा में जिस एक बात को लेकर कश्मकश जारी थी, वो भी अब लगभग दूर सी हो गई है। ये था कि क्या राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा, क्या इंडिया ब्लॉक एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए दोनों पार्टियों का जो रुख निकलकर सामने आया है, उससे बात साफ हो गई है कि अब झाड़ू जो है वो हाथ के हाथ से फिसल गई है। हाथ को जो साथ मिला हुआ था झाड़ू का, वो अब साथ नहीं दिखाई देगा। वजह यह है कि आज आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अभी तक बातचीत चल रही थी, एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस ने कुल 42 नाम घोषित किए 90 में से, और आज आम आदमी पार्टी ने 20 नाम घोषित कर दिए। अब साफ है कि दोनों पार्टियां लगभग अलग अलग ही चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि नामांकन अभी 12 तारीख तक है और नाम वापसी का दिन 13 तारीख का है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे, देश में रिसर्च शोध अनुसंधान के लिए जो अनुदान मिलता है, जो पैसा मिलता है, उस पर जीएसटी लगता था। सरकार ने आज बड़ा फैसला किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस अनुदान पर लगने वाली जीएसटी को माफ करने का ऐलान किया गया। यानी रिसर्च के काम को बढ़ावा देने के लिए इस जीएसटी को हटा लिया गया है। इस पर बड़ी बात करेंगे और दिखाएंगे कि रिसर्च पर जीएसटी लगाकर, रिसर्च पर टैक्स लगाकर किस तरीके से अपना देश तमाम पाश्चात्य देशों के मुकाबले, तमाम मॉडर्न देशों के मुकाबले कितना पीछे चल रहा था और एक कितना बड़ा फैसला हो सकता है। इन दोनों मुद्दों पर बारी बारी से बात होगी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे चुनावी खबरों के साथ। और चुनाव में अब हरियाणा का रण किस दिशा में जा रहा है, वो बिसात बीत चुकी है। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए दोनों ही दलों का आला कमान इसकी कोशिश कर रहा था। लेकिन आज जैसे ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट, जिसमें 20 नाम थे, वो जारी की, उससे ये तस्वीर अब लगभग ये साफ हो गई है कि गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे के बयानों से बात समझ में आ रही है कि शायद स्थानीय नेता नहीं चाहते थे, दोनों ही दलों के, दोनों ही पार्टियों के, कि गठबंधन आगे हो। खबर में आज हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा को लेकर ही क्या कुछ हुआ है दिन भर के डेवलपमेंट्स पे। बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस और आप लगभग करीब आ गए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई राउंड्स की, बड़े नेताओं के बीच, केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा जैसे नेताओं के बीच 3-4 राउंड की बातचीत हो गई थी। लगने लगा था कि चीज़ें अब बहुत करीब आ गई हैं। राहुल गांधी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये बातचीत आज टूट गई है। 20 उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने जारी की। जारी करते वक्त सुशील गुप्ता ने क्या कहा अलायंस को लेकर, ये जरूर सुनिए आप। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। आपको लगता है आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें चाहती थी और कांग्रेस ये कह रही थी कि वो 3 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकती है। ये जानकारी अभी आई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हम एक मजबूत विकल्प हैं और वो मजबूत विकल्प हरियाणा में रंग दिखाएगा। कांग्रेस और आप दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन यह साफ हो गया है कि आलाकमान की ओर से गठबंधन की कोशिश से स्थानीय नेता सहमत नहीं थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता तो खुलकर अलग चुनाव लड़ने की बात कई बार कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की 7 सीटों के लिए हुए समझौते की तर्ज पर हरियाणा में भी समझौता चाह रहा था, लेकिन स्थानीय इकाई के दबाव में उनको झुकना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों की संख्या पर समझौता करने को तो तैयार थी, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को उसकी पसंद की सीट देने पर सहमत नहीं थी। बातचीत में समय निकला जा रहा था। आम आदमी पार्टी के हरियाणा संगठन में बेचैनी पड़ रही थी।
सोमवार सुबह नेताओं ने अपने बयानों में कांग्रेस को सोमवार शाम तक फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई अपेक्षित सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। क्या कुछ हुआ दोनों पार्टियों के बीच आज दिन भर के डेवलपमेंट में, देखिए शरद शर्मा की ये ग्राउंड से रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पंजाब जीतने के साथ ही हरियाणा में संगठन पर काम करना शुरू कर दिया था। लगभग 2.5 साल तक ज़मीनी स्तर पर काम करने और लगातार हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने के बाद जब हफ्ते भर पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हुई, तभी से हरियाणा के आम आदमी पार्टी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन और सीटों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बना पा रहा था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने अंत में आकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे ये इंडिया ब्लॉक की दो बड़ी पार्टियां अलग अलग हुई, इस बात का अंदेशा मिला। बीजेपी जो कि सत्ता में है पिछले 10 सालों से, उसको मौका मिला कांग्रेस और आप को अपने आड़े हाथों लेने का। सुनते हैं क्या कहा अनिल विज ने। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, तो मिला है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार। और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की पहली सूची में 20 में से 11 नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। यानी 11 ऐसी सीटें हैं अभी तक जिसमें दोनों पार्टियां आमने सामने मुकाबले में होंगी और उनके सामने आप मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट देखेंगे, क्योंकि बीजेपी भी लड़ रही है, जेजेपी का भी वहाँ पे अलायंस है, आज़ाद समाज पार्टी का और अलायंस हो चुका है आईएनएलडी और बीएसपी का। तो अब हरियाणा में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पंचकोणीय मुकाबला हो गया है। लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं उस ग्राफिक्स में जिसके जरिए आपको समझ में आएगा ऐसी कौन सी 11 सीटें हैं जहां पर 2 इंडिया ब्लॉक के साथ ही आमने सामने होने वाले हैं। पहली सीट इसमें आती है उचाना कला की, ये जाट बेल्ट सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। उसके बाद अगली सीट आती है महम की, बादशाहपुर, नारायणगढ़, समालखा, डबवाली, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, महेंद्रगढ़। ये वो 20 में से 11 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस और आप आमने सामने होंगे। हरियाणा के लिए जिन 20 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने जारी की है उसमें जो कुछ खास नाम है उस पर आइए नजर डाल लेते हैं। चुनाव हरियाणा का आप देख रहे हैं और जो खास नाम है उसमें एक नाम अनुराग ढांडा का है। पत्रकारिता से राजनीति के क्षेत्र में आए हैं और कलायत से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। महम से विकास मेहरा को उम्मीदवारी मिली है। इंदु शर्मा को भिवानी से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पवन फौजी को उचाना कला से उम्मीदवार बनाया। यहाँ पे इनका मुकाबला, ये महत्वपूर्ण सीट है, ये जाट बेल्ट की सीट है। हैप्पी रानिया को रानिया सीट से उम्मीदवारी मिली है और मनीष यादव को महेंद्रगढ़ से अपना उम्मीदवार घोषित आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि शुरू से कहते आ रहे थे कि कांग्रेस को किसी के साथ अलायंस करने की जरूरत नहीं है, चुनाव अपने दम पे लड़ना चाहिए। आज जब गठबंधन टूटा, जब आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी 20 नामों की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि बीजेपी के जाने का वक्त हो गया है और कांग्रेस के आने का वक्त हो गया है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा का भला ना कांग्रेस कर पाएगी और ना ही आम आदमी पार्टी। सुनते हैं ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा में। घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। दोनों आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो
पार्टी है, क्योंकि वो ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। इस बीच हरियाणा की जनता के मन में क्या है? आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पंचकोटी मुकाबले की हमने बात कर ली, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता किसको वोट करेगी, ये तो 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा, आपसे करीब 1 महीने के बाद। लेकिन इस बीच हमारे कई साथी इन दिनों हरियाणा के दौरे पर हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की जनता का मूड क्या है, आइए उस पर भी अब एक नज़र ज़रूर डाल लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? है जी सत्यवान जी। सत्यवान जी, फिर तो सब सच ही बोलेंगे जी। बिल्कुल बोलेंगे जी। यहीं रहते हैं सोनीपति जी? रहते तो गांव में है जी। गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो सोनीपति हल्का पड़ेगा आपका? खरखोदा जी। खरखोदा, चलिए ठीक है, खरखोदा का ही बता दीजिए। किसका माहौल बन रहा है आपकी बारी? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? हाँ जी। कोई खास कारण है कांग्रेस का माहौल बनने का? खास तो जी मतलब ना कोई बीजेपी का है ना कोई ऐसा जो आता है अपना काम करता है, दूसरे को किसी का करता ही नहीं। तो आप मतलब हर बार ही कांग्रेस को वोट डालते हैं या फिर इस बार सोचा है? नहीं, हर बार कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, पारंपरिक रूप से कांग्रेस को ही डालते हैं? कांग्रेस को ही डालते हैं। तो हर बार डालते हैं तो इस बार भी डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी। आपका क्या नाम जी? उषा। आप कहाँ आप भी वहीं से ही? हमारा रोहतक से हूँ। अच्छा, आप रोहतक से आए हैं? अच्छा, चलिए आप रोहतक का बता दो, क्या किसका माहौल बन रहा है जी आपकी तरफ? रोहतक में तो जी कांग्रेस का हो रहा है आपकी बार। अच्छा, हाँ। हुड्डा जी की वजह से? हाँ शायद है, यही है। अच्छा, तो आपका भी रुझान कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है जी? हम तो बीजेपी को देते हैं। अच्छा, लेकिन आप बीजेपी को देते हैं, पर आप कह रहे हैं कि रुझान आपके रोहतक में कांग्रेस का हो रहा है। हाँ। क्या नाम है जी आपका? महावीर। है जी? महावीर महावीर जी, किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? है तो निखिल मैदान का बीजेपी का। बीजेपी का? कोई खास कारण? है खास कारण क्या बताएं, यंग लड़का है। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले तक ये कांग्रेस में हुआ करते थे, है नहीं? हाँ। हाँ। अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो जेल में हैं। पवार साहब। हाँ, पवार साहब हैं, तो वो जेल में हैं। जेल में। दूसरा है कि शहर में पंजाबी वोट बैंक ज़्यादा है अच्छा, और ये पंजाबी है। नहीं पर कौन? निखिल मैदान। पर इससे पहले पवार साहब तो जीते हुए हैं पिछली बार भी। पवार साहब जीते थे, फिर इनके अगेंस्ट पंजाबी नहीं खड़ा था। अच्छा, क्या नाम हुआ जी आपका? विनोद है सर। बैठो। क्या करते हैं विनोद जी? हमारा बिल्डिंग मिडल का काम है सर। अच्छा, तो यहीं पानीपति रह रहे हैं? पानीपति रह रहे हैं सर। किसका माहौल लग रहा है आपकी बारी? सर चेहरा कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है जी कहीं से भी अभी। दिल कुछ और बोले और दिमाग कुछ और हाँ, अलग अलग है जी। दिमाग अलग बोल रहा है, दिल अलग बोल रहा है। बिल्कुल जी। दिमाग क्या कह रहा? दिमाग तो कह रहा है कि भाई उन्हीं को दोबारा मौका दो जो पहले सत्ता में चल रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग कह रहा है। हाँ, और अच्छा। दिल कह रहा है कि भी एक बार चेंजिंग हो जानी चाहिए। ओहो, दिल बदलाव मांग रहा है और दिमाग कह रहा है कि नहीं, जो चल रहा है चलाते वो रहो। ठीक चल रहा है जी। ओहो, तो ये कैसे तय होगा जी? दिल जीतेगा दिमाग जीतेगा, कैसे तय होगा? वक्त के अनुसार बदलाव होता है सर। हाँ, एकदम बदलाव नहीं होता किसी चीज़ का, वक्त के अनुसार बदलाव होता है। तो किसका माहौल लग रहा है जी की बारी? कांग्रेस का लग रहा है। कोई खास कारण है कांग्रेस के लगने का जी? कांग्रेस का इसने जाति विवाद फैला दिया हमारे में। हिंदू मुस्लिम की पहले तो थी, ईब के जातिवाद में हम तो मैं देहात का रहने वाला हूँ। हाँ। किसान मजदूर का भी संपर्क नहीं रहने दिया इनने, ये किसने? मोदी सरकार ने। अच्छा, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम फैला दिया, आप ये कह रहे हो? हाँ, अच्छा, तो ये आपसी संबंध खराब हो रहे हैं गांव के अंदर? आपसी संबंध खराब हो रहे। अच्छा, और मन मर्जी का काम कर रहे हैं भाई। मन मर्जी का कोई भी पार्टी मन मर्जी का ही करती नहीं, है। मन मर्जी का किसी की सुनाई तो होनी चाहिए। 13 महीने बॉर्डर पर पड़े रहे, मैं किसान हूँ। अच्छा भाई, ये किसान आंदोलन जो चला था, ये उसका अभी भी नाराजगी है? ये से है पूरी हमारी सुनाई नहीं हुई। और आज भी वह MSP हमारे को पूरी
वो नहीं है, हाँ, वो एमएसपी गारंटी कानून जो है वो भी मामला अटका हुआ है। अटका हुआ वो है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में अभी भी किसान बैठे हैं। हाँ, आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो अलायंस था और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हुई, और ये अलायंस किसी नेता ने नहीं कहा था, ये बड़े नेताओं ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और फिर ज़मीन पे क्या हुआ कि अलायंस नहीं हो पाया। मेरे साथ कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं मौजूद, हरियाणा को जानते हैं बहुत अच्छे से, पार्टियों को जानते हैं। परिचय कराता हूँ, मेरे सहयोगी दो हैं, प्रशांत और शरद। आप दोनों का स्वागत है। प्रशांत कांग्रेस कवर कर रहे हैं, शरद आम आदमी पार्टी कवर करते रहे, और साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र कवारी जी और बलवंत तक्षक जी, जो हरियाणा को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक क्विक कमेंट में शुरुआत में अपने सहयोगियों से लेता हूँ, फिर एक्सपर्ट के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या ये मैं मान लूँ कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी 12 तारीख तक नामांकन की आखिरी तिथि है, अभी 3 दिन दिखाई दे रहे हैं मुझे, 10, 11, 12 के। जी देखिए सुमित, अगर जो चर्चा की आपने कि बड़े नेता की तरफ से ये प्रस्ताव आया था, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी और उसमें राहुल गांधी ने अचानक ये प्रस्ताव रखा कि क्या ये संभव है कि हम मिलकर चुनाव लड़ें। तो राहुल गांधी चूंकि अब देश से बाहर हैं, आपने ठीक कहा, 12 सितंबर तक आखिरी तारीख है नामांकन की, लेकिन जिस तरीके से कल से मामला पलटा है, कल जो तीसरी सूची आई कांग्रेस की सुमित, उसमें गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। गुरुग्राम की सीट वो सीट है जहां जो शहरी सीटों की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के लिए, उसमें से एक गुरुग्राम की भी सीट थी। तो कांग्रेस ने उस सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया जो आम आदमी पार्टी मांग रही थी। तो मुझे लगता है कि सीटों की संख्या से ज्यादा मामला अटक गया पसंद नापसंद की सीटों पर, और वहीं पर मामला अभी पेच फंस गया है। अब आम आदमी पार्टी ने अगर 20 में से 11 सीटें वैसी घोषित की हैं जिन पर पहले से कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो जाहिर है अब लगता नहीं है कि बात आगे बढ़ पाएगी। कांग्रेस को आप जानते हैं कि पहले से ये राज्य इकाई तो कम से कम, और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की अगर बात करें तो वो तो कम से कम एकदम नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो अब लगता नहीं है कि ये मामला आगे बढ़ने वाला है। हालांकि आपने ठीक कहा, 3 दिन अभी नामांकन का है, देखना होगा किस तरह से आगे बात बढ़ती है। लेकिन शरद, आपके पास आना चाहूंगा, और बड़ी अटकलें हैं कि इस हफ्ते में शरद अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत पर भी फैसला आना अगले 1-2 दिनों में, और जो कि रिजर्व कर लिया था पिछले हफ्ते कोर्ट ने। क्या उम्मीदें हैं कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद या उनके बाहर आने के बाद और राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि वो भी शायद 12 तारीख को लौट रहे हैं, जो आखिरी दिन जो है नॉमिनेशन का अपनी विदेश यात्रा से, कोई जगह है बातचीत की, या तय मान लिया जाए कि अब ये खत्म है, 90 सीटों पर आमने सामने है? सुमित जी, वो तो काफी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट पे भी तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल उससे पहले बाहर आ जाएं। 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, उससे पहले ही अगर बाहर आते हैं तभी ये इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है। आपने बात की है तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब लोकसभा चुनाव थे तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बातचीत अटकी हुई थी, और एक समय ऐसा आया था कि आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कहने लग गए थे कि ये जो गठबंधन है ये टूट सकता है, टूटने के कगार पे आ गया है। तो बाद में पता चला, बाद में बातचीत हो गई थी, लेकिन अंदर की बात बाद में पता चली, वो हुआ ये था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की बताया जाता है कि आपस में बातचीत हो गई थी, और राहुल गांधी ने ये कहा था कि मेरा लास्ट ऑफर है, अगर आप स्वीकार करें तो आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ ले, कांग्रेस 3 पर लड़ ले, अगर आपको स्वीकार हो तो डन करते हैं, वरना रहने दीजिए। अब दोनों नेताओं में बड़े स्तर पे बात हुई तो अरविंद केजरीवाल ने यस कह दिया, लेकिन फिर जब बातचीत हुई नेताओं के बीच में, जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने फिर अलग बातचीत शुरू कर दी, तो इसलिए बातचीत खराब हो गई थी। लेकिन फिर जब बताया गया कि राहुल गांधी से बात हो गई है तो बातचीत जो है पटरी पर आ गई। लेकिन इस समय वो वाली बातचीत करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल उपलब्ध नहीं है। अगर वो बाहर हों तो फिर भी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी अगर आपस में कुछ बात करें तो ये समझौता जरूर हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। और अब बात क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई है और क्योंकि बात हो ही नहीं पा रही थी, आम आदमी पार्टी इससे भी नीचे आ गई कि हम संख्या पे भी समझौते करने को तैयार हैं, लेकिन जब पसंद की सीट भी नहीं मिली और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत दबाव था, तो फिर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बहुत ही ना के बराबर उम्मीद है कि अब जो है कोई गठबंधन जैसी चीज हम कम से कम हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होते हुए देखें। हो कुछ सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं नजर आ रहा। आप दोनों जमीन पे हैं, आप दोनों रिपोर्टर हैं, नेताओं से मिलते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते रहते हैं, तो आप दोनों एक सुर में बता रहे हैं
कि अब ये परिस्थितियां लगभग ना के बराबर है कि अलायंस होगा। तो इसी पृष्ठभूमि पर, इसी बेसलाइन पर बातचीत शुरू करना चाहूँगा अपने दोनों एक्सपर्ट से, कवारी साहब से और तक्षक जी से। तक्षक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है और वो ये कि आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना इस चुनाव को पंचकोणीय मुकाबला बना दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, मतलब उन दोनों का अलायंस अपना अपना, और आम आदमी पार्टी। इस पंचकोणीय मुकाबले से सबसे अधिक फायदा किसको होगा? देखिए सुमित जी, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई ना होके ये लड़ाई किसी तरह से त्रिकोणात्मक हो जाए। और आपने देखा होगा कि जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी से समझौता किया तो दलित और जाट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल ने जो समझौता किया मायावती जी की पार्टी बसपा से, वो भी जाट और दलित मतदाताओं का गठबंधन था। क्योंकि कांग्रेस में ये गठबंधन थोड़ा भारी पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जाट समुदाय से हैं, हमारी शैलजा दलित समुदाय से हैं, और इन दोनों गठबंधनों की तुलना में कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो भाजपा की कोशिश तो यही थी कि किसी तरह लड़ाई तिकोनी हो। और आम आदमी पार्टी के साथ जब कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चली तो कल रात तक ये था कि चड्डा साहब और बाबरिया साहब जो बातचीत कर रहे थे, उनके बयान आए थे, वो यही थे कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। चड्डा साहब ने इस तरह का एक बयान दिया था। और दूसरी तरफ बाबरिया साहब ने ये कहा था कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। 5 सीटों के नाम भी आ गए थे कि इनकी पर सहमति हो सकती है, जो पंजाब के साथ लगती सीटें, हरियाणा की कैथल और जींद जिले की। उधर भाजपा आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि गुड़गांव और दिल्ली फरीदाबाद के साथ, जो दिल्ली के साथ लगती है गुड़गांव फरीदाबाद की कुछ सीटें, वो भी हमें मिल जाए। लेकिन हुड्डा साहब लगातार जब भी उनसे कभी सवाल पूछा जाता था तो सुमित जी वो यही कहते थे कि कांग्रेस सभी 90 सीटों पर लड़ने में सक्षम है जी, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, हमें किसी पार्टी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी की पहल थी कि इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं वो 2029 तक एक लोगों के बीच में मैसेज जाए कि हम साथ साथ हैं। तो मैं ठीक समझ रहा हूँ तक्षक जी की मुकाबला क्योंकि अब मल्टी कॉर्नर्ड हो गया है तो भाजपा अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब है और उसको फायदा होगा इसका। जी, आम आदमी पार्टी का सुमित जी देखिए कई चुनाव लड़ चुकी है हरियाणा में और कोई सीट उनको मिली नहीं। यानी कि कांग्रेस के साथ समझौता करके भी कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई। 4 सीटों पर वो आगे रही कांग्रेस के समर्थन से। और कांग्रेस ने फिर भी चलो राहुल गांधी की पहल पर उनको कुछ सीटें देने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है, बहुत जड़ें उसकी नहीं जमी है। कांग्रेस पार्टी, लोग हरियाणा में सुमित जी किसी पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं करते, उनके निशाने पर यह होता है कि उन्होंने हराना किसे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और भाजपा ही लोगों के निशाने पर है। ये लोगों की भावनाएं कांग्रेस अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन फिर भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता तो सुमित जी मैं मानता हूं 1 और 1 11 होते हैं। कांग्रेस 10 नंबर पे, आम आदमी पार्टी 1 नंबर पे, दोनों मिलकर 11 हो। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा इस लड़ाई में बिल्ली कौन है और बंदर कौन है, कौन ज्यादा रोटी खाने वाला? देखिए सर, देखिए ये सारी लड़ाई शुरू होती है लोकसभा चुनाव से। 10 सीटों से भाजपा आ गई 5 पे और कांग्रेस चली गई 0 से 5 पे। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली और उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज मिली। 5 में वो नवीन जिंदल जी से हार गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊंचा उठ गया क्योंकि 1% से भी कम वोटों में हमेशा वो जब चुनाव लड़ते थे तो रहे हैं। फिर उनके जो स्टेट लीडरशिप है वो चाहती थी कि गठबंधन हो जाए। उसमें 2 प्रमुख नेता हैं, सुशील गुप्ता और अनुराग ठांडा। वो जो कांग्रेस का एक जो माहौल हरियाणा में बना हुआ है उस माहौल में वो लोग विधानसभा पहुंचना चाहते थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे जो आम आदमी पार्टी में जिनको वो कैडर कहते हैं, वो लोग भी अपने लिए टिकटें मांग रहे थे और डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क था। वो जितनी मांग रहे थे उतनी कांग्रेस देने की पोजीशन पे नहीं थी क्योंकि कांग्रेस में तो एक अनार 100 बीमार वाली 90 सीटों के लिए 2500 आवेदन उनके पास हैं, तो वो टिकट देने की पोजीशन में ही नहीं थे। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरुआत से ही इसके बारे में नेगेटिव थे कि इनके साथ गठबंधन करेंगे तो हम अपने आदमियों को टिकट काटनी पड़ेगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ आने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट उनको नहीं था, बस सिर्फ राहुल गांधी चाहते थे और राहुल गांधी ऐसा चाहकर अमेरिका चले गए
तो बाद में जब ये उसी तरीके से जब स्कूल का हेडमास्टर बाहर हो और जब क्लास में मॉनिटर हो तो वो फिर मॉनिटर अपनी चलाते हैं। तो ये मॉनिटरों ने फैसला किया मिलके कि आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। जी, तो वो लड़ाई आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हेडमास्टर बाहर चले गए और सब सब्जेक्ट टीचर या मॉनिटर जो है वो आपस में द्वंद्व करने लगे। एक आखिरी में आप दोनों से जानना चाहूँगा, तक्षक जी और कवाड़ी जी, आप दोनों की बातों से लग रहा है कि सब लोग मिलकर मूड जो बन रहा है वो सत्ता के खिलाफ बन रहा है। इस वक्त सत्ता परिवर्तन की वहाँ पे हवा चल रही है, पर ये जो फैक्टर है जाट और दलित अलायंस का, चाहे वो जेजेपी का हो चाहे वो INLD का हो, ये कांग्रेस को डैमेज करेगा? भले ही वहाँ हुड्डा साहब हैं, भले ही वहाँ शैलजा जी हैं, पर कांग्रेस के अंदर भी तो इनफाइट्स हैं। वहाँ पे आपस में दोस्ती कहाँ है? एक साथ मंच में नहीं दिखते हुड्डा साहब और शैलजा जी। ये तो ऐसे में तो फायदा, मतलब आपस में आप सब लड़ते रहेंगे एक ही पाई के लिए, तो किसी और का फायदा हो जाएगा। कवाड़ी जी, देखिए जो हरियाणा का पॉलिटिकल सिनेरियो है जी, कांग्रेसी हमेशा लड़ते रहते हैं, ये बात पब्लिक को अच्छे से पता है। हरियाणा में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव किसी एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं होते हैं। हरियाणा में चुनाव जो होते हैं, वोटिंग जो पैटर्न है वो किसी भी सरकार को हटाने के लिए होता है। तो ये जो माहौल एक्चुअली में अभी हरियाणा में माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, पर आज माहौल उनके पक्ष में है। बीजेपी के पास कैडर है, जिला अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, बहुत सारा सब कुछ है, संसाधन है, सत्ता में है, लेकिन माहौल उनके खिलाफ नहीं है। तो ये पूरा जो हरियाणा का जो चुनाव होने जा रहा है, ये माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। और माहौल हरियाणा में चौधरी देवीलाल के समय से ये माना जाता है कि जिसका माहौल अच्छा होगा, वो हमेशा माहौल पे जोर देते थे कि हवा जिस पार्टी की होगी वो पार्टी सत्ता में आएगी। और तो अभी जो हवा का रूप तक्षक जी, वो कांग्रेस बलवंत जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा। अगर आप धर्मेंद्र जी की बात से सहमत हैं तो क्या मैं ये मानूं कि दोनों जाट बहुल पार्टी, जो पारिवारिक पार्टी है, चौटाला पार्टी, INLD परिवार की पार्टी, जेजेपी पार्टी, क्या इनके लिए करो या मरो का चुनाव होने वाला है? सुमित जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से सुन नहीं पाई, एक बार फिर दोहराना पड़ेगा। क्या चौटाला परिवार, चाहे वो INLD हो चाहे वो जेजेपी हो, उनके लिए ये चुनाव क्या करो या मरो का है? नहीं, अभी सुमित जी मैं समझता हूं कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए इस बात का है कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी कौन है। पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने इधर उधर के विधायक इकट्ठे किए, उम्मीदवार, और 10 सीटें जीत गई, जिनमें से 7 भाग गए क्योंकि वो उनके थे नहीं। इस चुनाव में जेजेपी को नुकसान की संभावनाएं हैं और इंडियन नेशनल लोक दल कुछ उभर सकता है। तो जब तक ये परिवार इकट्ठा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि चौटाला साहब की या देवीलाल जी की जो विरासत है उसको उसी तरह से संभाल पाएंगे। एक जमाना था जब चौधरी देवीलाल या तो सत्ता में होते थे या मुख्य विपक्षी दल के नेता होते थे। अब परिवार में फूट पड़ने से दोनों ही पार्टियां कमजोर हुई हैं और ऐसी सूरत में भाजपा को न केवल सत्ता में आने का मौका मिला बल्कि 10 साल राज करने का भी मौका मिला है। लेकिन हरियाणा का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक किसी पार्टी को उसने तीसरी बार मौका अवस्थी जी नहीं दिया है। और आज के दिन जो हवा का रुख है वो थोड़ा कांग्रेस के प्रति भाजपा की तुलना में ऊपर लग रहा है। चलिए, बलवंत जी, धर्मेंद्र जी, प्रशांत, आप तीनों का शुक्रिया। शरद का संपर्क टूट गया है, लेकिन जाहिर तौर पर हरियाणा का चुनाव माहौल पूरा गर्मा गया है और चुनाव हरियाणा की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें भी एक और कहानी बाकी है, वो है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने सबसे अधिक कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी में कैंडिडेट अनाउंस करने के बावजूद भी उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में नाराजगी लोगों की निकलकर सामने आई थी। वैसी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको। हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार रास्ता आसान नहीं दिखाई देता। जैसे कि आपने सुना भी तमाम एक्सपर्ट्स को, बीजेपी 90 में से 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और इस बार उसने कई बड़े नेताओं के टिकट भी काटे हैं। इनमें से कुछ बागी हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, जो देश के बड़े औद्योगिक घराने जिंदल ग्रुप की मालकिन है। हिसार से इस बार उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। सावित्री जिंदल अब नाराज है, जिससे हिसार की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हिसार में बीजेपी उन्हें कैसे मनाने की कोशिश कर रही है और हिसार में क्या प्रमुख मुद्दे हैं हिसार की जनता के लिए, ये जाना मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तरी भारत की स्टील नगरी हिसार,
यहाँ 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इनमें 400 से ज्यादा स्टील से जुड़ी फैक्ट्रियां हैं। यही वजह है कि हिसार की जनता पर देश की सबसे अमीर और जिंदल ग्रुप की मालकिन सावित्री जिंदल का खासा प्रभाव है। 3 दिन पहले तक सावित्री जिंदल के इस घर पर लोगों का तांता लगा रहता था, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद यहां सन्नाटा पसरा है। सावित्री जिंदल नाराज हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। सावित्री जिंदल ही नहीं, उनके करीबी हिसार बीजेपी के पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर रखे हैं। इसी कारण हिसार के बीजेपी कार्यालय में खासी गहमागहमी है। हरियाणा के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी से तीसरी बार हिसार के उम्मीदवार कमल गुप्ता लगातार बैठक करके रूठों को मनाने में जुटे हैं। उनको पता है कि सावित्री जिंदल की नाराजगी की एक बड़ी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लिहाजा राजनीतिक पोस्टर में सावित्री जिंदल और पूर्व मेयर के चेहरे भी उनके साथ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं माता जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया है। मैं पूजनीय माता जी के पास गया था, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं सावित्री जिंदल? नहीं, हाइपोथेटिकल बात है, ये नहीं लड़ेंगे। हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 पर बीजेपी और 3 पर जजपा चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 20 साल बाद कांग्रेस को हिसार में मिली जीत ने सारे सियासी समीकरण को गड्डम-गड्ड करके रख दिया है। हिसार के औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की दर्जन भर से ज्यादा ईवी बाइक की फैक्ट्रियां हैं। ये हिसार के युवा उद्यमी दीपक अग्रवाल हैं। ईवी बाइक्स और ऑटो से जुड़े कई कलपुर्जे का निर्माण वो यहाँ करते हैं। 4 साल पहले ईवी का जो स्पीडोमीटर चीन से आता था, उसे ये ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि दूसरे देशों में सप्लाई भी करते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट सारी दुनिया में सेम है, केवल करेंसी एक्सचेंज रेट का फर्क होता है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल के अलावा सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो मैन पावर की होती है। चाइना में आज की तारीख में जो मिनिमम वेज है वो 3500 RMB है, जो कि 45,000 रुपये महीना बैठती है, और हिंदुस्तान में 12,000 13,000 रुपये है। तो प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इतने ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। आज हम इसको जिस प्राइस पे चाइना से इंडिया में लैंडेड आता है उस प्राइस पे हम इंडिया में बेच देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस प्राइस पे बेचने में। और शायद उसी का रीज़न है कि हम आज ग्रो भी कर पा रहे हैं। ईवी तो डे बाय डे रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स ही हो रहे हैं ईवी के अंदर। सो आने वाले टाइम में कस्टमर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे नए चीज़ें देखने मिलेंगी ईवी के अंदर। हिसार में ई बाइक के फ्रेम से संबंधित कई पार्ट यहाँ मिल जाते हैं। फिर दिल्ली या दूसरे महानगरों के मुकाबले सस्ती जमीन होने के चलते ई बाइक्स फल फूल रहा है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि हरियाणा की राजनीति में कोई एक मुद्दा नहीं, बल्कि अपने अपने गांव शहर के विकास से संबंधित कई स्थानीय मुद्दे हैं। ये मतदान में खासी बड़ी भूमिका निभाएंगे और उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला भी करेंगे। हिसार से संयम जैन और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चुनावों के बाद अब और एक अहम मुद्दा, वो मुद्दा जो देश की तरक्की से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम सभी जानते और शायद समझते भी हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की उन्हीं देशों ने की है जिन्होंने शोध, अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे तमाम देश इसका उदाहरण है। अगर रिसर्च के लिए पैसा भी कम मिले और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। भारत में अभी तक रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लग रहा था, लेकिन आज जीएसटी काउंसिल ने एक अहम फैसला लिया जिसके मुताबिक रिसर्च ग्रांट यानी शोध के लिए अनुदान पर अब टैक्स नहीं लगेगा।
इसे लेकर अकादमिक क्षेत्र के जानकार लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। हाल में ये मुद्दा तब उठा जब अगस्त के दूसरे हफ्ते में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI की ओर से कुल 220 करोड़ रुपए के नोटिस मिले। ये नोटिस 2017 से अब तक मिली रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स न दिए जाने के कारण दिए गए थे। इनमें सबसे अधिक 120 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस IIT दिल्ली को मिला। अमृता विश्वविद्यापीठम को 63 करोड़ का नोटिस मिला। शास्त्रा यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ का नोटिस मिला। क्लासा लिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च को 10 करोड़ रुपए के लिए, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को 7.3 करोड़ रुपए के लिए, अन्ना यूनिवर्सिटी को 5.4 करोड़ रुपए के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी पर बकाया 4 करोड़ था जिस पर उनको नोटिस मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इन संस्थानों पर लगाई गई टैक्स की ये देनदारी हट जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी राहत होने वाली है। The Council has today decided that funds given for research to state affiliated universities or universities which are which have come about with state laws or universities which have come about with central laws or those institutions which have obtained income tax exemption. So 3 categories. 1, universities and research centers which have been established by a law of the central government. 2, universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a 3rd category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. दरअसल शोध और विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार निवेश किया जाना चाहिए। कई शोध तो ऐसे होते हैं सालों साल चलते रहते हैं और जिनके लिए काफी पैसा चाहिए होता है। जिन देशों ने इस जरूरत को समझा उन्होंने दुनिया भर में बहुत तरक्की की है। भारत इस मामले में पीछे दिखाई देता है। कितना पीछे है इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। R&D पर भारत अपने GDP का महज 0.65% ही खर्च करता है, जो वैश्विक औसत 1.79% से काफी कम है। वैश्विक औसत के आधे से भी कम है भारत की इस वक्त। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका GDP का 2.8% खर्च करता है। चीन अपने GDP का 2.4% शोध और विकास पर खर्च करता है। सन 2000 में चीन का इस मद में खर्च महज 0.9 था, यानी जो भारत में आज है उससे भी ज्यादा। चीन की तरक्की की एक वजह इससे आपको साफ समझ में आएगी। अगला देश है दक्षिण कोरिया का। उसको देखें तो अपने GDP का 4.5% हिस्सा शोध और विकास पर खर्च किया करता है। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र का योगदान काफी कम है, जिसे बढ़ाए जाने की सख्त जरूरत है। भारत में शोध और विकास में निजी क्षेत्र का योगदान सिर्फ 37% का है, जबकि अमेरिका में निजी क्षेत्र का योगदान 68% है। चीन में निजी क्षेत्र का योगदान 75% है। भारत के दुगने से भी ज्यादा चीन में प्राइवेट सेक्टर R&D पर खर्च करता है। जाहिर तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं कि शोध होगा नहीं, अनुसंधान होगा नहीं तो कैसे देश में नई नई चीजें विकसित होंगी और देश आगे बढ़ पाएगा और दुनिया के बड़े मुल्कों से मुकाबला कर पाएगा। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट प्रोफेसर HC वर्मा साहब। भारत में हाई स्कूल से ऊपर विज्ञान पढ़ने वाला हर छात्र प्रोफेसर वर्मा को अच्छे से जानता होगा और हो सकता है कि आप में से बहुतों ने उनकी फिजिक्स की किताब जरूर पढ़ी हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रोफेसर वर्मा एक जाना पहचाना नाम है। प्रोफेसर HC वर्मा इस समय IIT कानपुर में हैं, एमिरेट्स प्रोफेसर हैं और रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाए हमारे साथ खुद जुड़े। प्रोफेसर साहब धन्यवाद, शुक्रिया। आपसे बात करने के लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, आज हम सफल हो गए। कर्टसी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला कर दिया। अब कैसा देखते हैं आप इस फैसले को जो सरकार ने
ग्रांट्स पर जो मिलते थे अनुसंधान के लिए, उस पर जीएसटी का खत्म करने का फैसला किया है। सुमित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को बुलाने के लिए। और इस फैसले पर खुशी तो जाहिर ज़रूर करूँगा, लेकिन ये खुशी जाहिर करने की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी, ये भी एक प्रश्न है। जब रिसर्च के बारे में और अनुसंधान के बारे में इतना सबको मालूम है कि देश की तरक्की जो होनी है, आगे जो बढ़ना है देश को, हम केवल अपनी जो समस्याएं हैं उन्हीं से जूझते रहेंगे या हम आगे भी बढ़ करके और समस्याओं के मूल तक में जा करके उसको ख़त्म करेंगे। तो जब सब कुछ पता था तो ऐसी क्यों परिस्थिति आई कि आज हमें खुशी जाहिर करनी पड़ रही है कि जीएसटी हट गया। हमारी सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, शायद उनके अंदर में तालमेल की कमी है कि एक विभाग हमें नोटिस भेजता है और फिर बाद में जब हल्ला गुल्ला होता है तो जो केंद्र है, केंद्र सरकार जो है, अपने वित्त मंत्री हैं, वो फैसला लेते हैं कि नहीं नहीं इसको हटा लिया जाए। तो एक टैक्स लगाना ये अपने आप में ही एक बड़ी ही विचित्र मानसिकता की बात है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत लिमिटेड समय होता है, दर्शकों को बहुत कुछ बताने का उद्देश्य है मेरा आपको बुलाने के पीछे, और वो ये कि ये ज़रूर समझाइए हमारे दर्शकों को, जो आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, कि किसी भी देश के लिए R&D क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये इल्ज़ाम भी लगता है कि सालों साल रिसर्च होता है, फॉर एग्जांपल किसी वैक्सीन पर, किसी सैटेलाइट बनने पर, कोई किताब का रिसर्च पेपर तैयार करने पर आउटकम नहीं निकलता है, फेलियर्स हो जाते, 20-20, 50-50 साल की मेहनत निकल जाती है। आप समझाइए क्यों ज़रूरी है R&D। देखिए क्या है ना कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रिसर्च में आप कोई भविष्यवाणियां नहीं कर सकते। रिसर्च का मतलब ये है ना, नई चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं, नए तकनीक्स हम विकसित कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम थोड़े से प्रेडिक्टेबल होते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन विशेष करके जो बेसिक रिसर्च है, जो साइंस का रिसर्च है, उसके अंदर में हम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। हम नई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो हम कहाँ से प्रेडिक्टेबल होंगे। तो इस कारण से बहुत बहुत बार आपको लगेगा कि इतने इतने सालों से और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में इतने इतने लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या निकल करके आया। लेकिन वो रिसर्च की जब परंपरा बनी रहेगी, रिसर्च का जब ट्रेडिशन बना रहेगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहेगा, होता रहेगा, तो बहुत सारे रिसर्च हमारे तुरंत कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उसी में से कोई एक ऐसा कामयाब होगा। अगर हम उसकी जड़ों को ही मजबूत नहीं करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना करके रखेंगे, तो वो एक जो होने वाला है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है, वो भी नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना कि 100 जगह रिसर्च हो रहा है और वो कुछ खास नहीं निकल करके आ रहे, इतने साल बीत गए हैं, निकल के आते भी हैं चीज़ें। लेकिन अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं रखेंगे, हम इंसेंटिव्स मजबूत नहीं रखेंगे, वैसे ही देखो हायर एजुकेशन के फील्ड के अंदर में हम बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बच्चे भी हमारे जो है पढ़ लिख करके रिसर्च के अंदर में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। जो बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं उनको भी नज़र आता है कि भारत के अंदर में हमारी एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ कम है, ग्रांट्स कम है, तो वो सब बाहर यूरोप में और अमेरिका में जा करके रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा इनपुट इसमें लगाएंगे उतने ही संभावनाएं जो है सक्सेस वाली वो बढ़ेगी। 1% है तो 2% होगी, 5% होगी, 7% होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में छोटा या बड़ा एक रिसर्च का कल्चर जरूर होना चाहिए। प्रोफेसर वर्मा, इस मंच का इस्तेमाल करते हुए मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर दिल खोल कर पैसा लगाए रिसर्च के लिए, क्योंकि वो कॉरपोरेट मनी से अपने आप को कमा लिया जाता है, बढ़ा लिया जाता है, पर वो जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या कैसे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि प्राइवेट सेक्टर वालों का सबके पास जो बड़े प्लेयर्स है, जो बड़े काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी R&D की यूनिट होती है और जो उनकी आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार जो उनको रिसर्च चाहिए होता है वो करा लेते हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं उसके अंदर में चूंकि रिसर्च का कल्चर खुद ही बड़ा कमज़ोर है,
कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके, कुछ आईआईटीज होंगे, कुछ आईसेट्स होंगे, कुछ आईआईएससी होंगे, कुछ पीआरएल होंगे, आईपीआर होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके इन जनरल हमारे यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होने के कारण से ये प्राइवेट सेक्टर अपना रिसर्च खुद करवा लेते हैं, अपने यहाँ खुद करवा लेते हैं और हमारे साथ में आते नहीं। तो इसका भी यही इलाज है कि अगर हमारी भारत की सरकार इस पूरे तंत्र को, हमारी रिसर्च के तंत्र को मजबूत करके रखेगी, तो वो प्राइवेट के भी जो लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, वो भी रिसर्च के लिए हमारे पास आएंगे, क्योंकि वो मेधा हमारे पास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं वर्मा जी। मेरा मन नहीं कर रहा आपको शुक्रिया अदा करने का, बहुत से सवाल जहन में है पर वक्त की कमी है, माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। फिर किसी दिन तंग करूंगा ज़रूर आपको अपने शो में बुलाऊंगा। जरूर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। प्रोफेसर एच सी वर्मा बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ लाइव थे और फिजिक्स के लिए तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक है आज की डेट में। फिलहाल एक अच्छी खबर, रिसर्च पर जो जीएसटी लगता था, जो ग्रांट पर जीएसटी लगता था, उसको सरकार ने हटा लिया है और एक इंपॉर्टेंट फैसले के तौर पर इसको देखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए खबरों की खबर, तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पेरिस पैरालंपिक्स भारत के लिए बहुत शानदार रहा। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत की झोली में कुल 29 मेडल आए, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इससे पहले भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। पैरालंपिक्स के इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से बताया कि जीत का जज्बा क्या होता है, मेहनत क्या होती है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन ने पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले सभी एथलीट के साथ खास बातचीत की है, देखते हैं। तो शूटिंग में धमाका जारी है और शेट्रू में एक बार फिर से अवनी ने धमाका किया है। पहले मनु ने किया था, यहाँ पर अवनी ने धमाका किया है और क्या कमाल का इतिहास इन्होंने कायम किया है। पहले गोल्ड जीता टोक्यो में, फिर यहाँ भी गोल्ड जीता, डिफेंडिंग चैंपियन बना। यह आसान नहीं है। क्या कुछ गुजरा आप इस फाइनल के दौरान, आपकी जैसे शुरुआत रही, एक बार आप बीच में नीचे आई? काफ़ी चैलेंजिंग था बीइंग अ डिफेंडिंग चैम्पियन। दोबारा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से भी, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है, बट मैंने अपना कामनेस को मेंटेन रखने की कोशिश करी, फोकस रखा अपने प्रोसेस पे और मैं ज़्यादा ये नहीं सोच रही थी कि क्या रैंकिंग चल रही है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे अपना बेस्ट देना है अगले शॉट में एंड होपफुली आई वाज एबल टू डू दैट एंड विन अ मेडल। हम पूरे साल जब भी हम बात करते थे और हर जगह हमारा यही मोटिव होता था कि हमें हमारा पेरिस का ये पैरालंपिक का टाइटल रिटेन करना है और पूरे साल हम तीनों कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेले हैं। मैं, प्रमोद भैया और डैनियल बेथलेन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा फाइट होगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हमारी बहुत क्लोज फाइट रही थी तीनों में। तो बस हमारा यही मोटिव था कि जब हम पेरिस आएंगे तो हमें हमारा टाइटल रिटेन करना है जो टोक्यो में प्रमोद भैया ने जीता था। तो मैं इस चीज़ का तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी और मैं बहुत अपने आप पे प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं वो चीज़ फुलफिल कर पाया। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ भी सुमित गए हैं गोल्ड तो जीता ही है, रिकॉर्ड के साथ जीता और एक बार फिर आपने जो आपका जो ट्रेडमार्क है गोल्ड और रिकॉर्ड, वो आपने बरकरार रखा। काफ़ी खुशी है कि पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल लेके आए देश के लिए और काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसी टीम मिली है जो हर टाइम मेरे साथ खड़ी रहती है। और हरविंदर के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, पहले 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। इनकी मां का देहांत एशियन गेम्स से 4 दिन पहले हो गया था, मगर रॉक सॉलिड स्टील के हैं और इसमें गौरव का बहुत बड़ा हाथ है। गौरव इनके कोच हैं, दोस्त हैं और
बहुत मजाक भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात उस समय आपने मुझे कहा था गोल्ड मेडल जीतने के बाद, मैंने आपका इंटरव्यू किया था एशियन गेम्स के बाद, आपने कहा था मदर को ट्रिब्यूट है। आज माँ की याद और ज़्यादा आ रही है? जी बिल्कुल, मिस तो करते हैं क्योंकि जब आप कुछ चीज़ अचीव करते हो, अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ में, तो कुछ चीज़ें होती है जो पीछे रह गई, जो आपको नहीं दोबारा मिल सकती, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली प्लेयर मिस करता है। और पेरेंट्स से बातचीत हुई, क्या हुई, पिताजी से क्या बातचीत हुई? जी फैमिली से जब बात हुई, रात को जब मेडल जीतने के बाद बात हुई, तो पापा के वर्ड्स थे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। क्या बात तो है। सबसे प्राउड मोमेंट सबसे बड़ा ओ वाओ, यस, और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी, इससे बड़ा क्या जी कॉम्प्लीमेंट? बिल्कुल, यही एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो हर बच्चा अपने पेरेंट्स से सुनना चाहता है। सबसे पहले तो धर्मवीर, जो आपने कारनामा किया, ये मतलब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करे थे, 9वें नंबर पर ही हो, 8वें नंबर पे, या आप ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ भी अचानक नहीं होता है। देखिए ये मेरा तीसरा ओलंपिक है। है। रियो में तो मैं बहुत जल्दी पार्टिसिपेट था, तो उसमें तो मेडल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन हार्ड लक वहाँ पे वेदर की वजह से मतलब एकदम सेट नहीं हो पाया, और वहाँ पे थ्रो नहीं लगा अच्छा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे, और यहाँ पे भगवान ने सुन ली और अच्छा थ्रो लगा और गोल्ड मेडल यहाँ पे आया। आप 18 साल की उम्र में सिल्वर आप जीते टोक्यो में, और फिर अभी 21 साल में आप यहाँ गोल्ड मेडल जीत गए। पूरा जितना सपना आप दोनों ने देखा था, सत्यपाल सर ने और अपने, सर पूरा हो गया? जी सर, पूरा हो गया है? हाँ सर, अभी तो पूरा हो गया सर। अभी आगे अभी हमारा टारगेट रहेगा कि नॉर्मल में सीनियर में जीतना है अपने को मेडल इंडिया में। ये नॉर्मल मतलब एबल्ड बॉडी, नॉर्मल हम लोग नहीं बोलते, एबल्ड बॉडीज हम कहते हैं। एबल्ड बॉडी में ये नेशनल आप जीत चुके हैं नाडियाड में पहले। हाँ। और कितना करके जीता था आपने? 2.06। भारत 29 पदक और खासकर 7 गोल्ड के साथ वापस जा रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह है नवदीप सिंह के साथ। और एनडीटीवी पर हमने इनका इंटरव्यू पहले भी दिखाया था। नवदीप, आप हो यार बिंदास आदमी, मैंने जो आपको थ्रो करते देखा, कई लोग कह रहे हैं विराट कोहली है जैवलिन का। नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। वो मेरा उस टाइम का एग्रेशन, वो एग्रेशन जरूरी है, बिना गेम में तो उसके होता नहीं। मैं अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए ऐसा करता हूँ, ताकि मैं अपना 100% दे पाऊँ। और आई थिंक मैंने कोच की उम्मीद से भी ज़्यादा किया है। हमारा टारगेट अराउंड 46 था। कोच ने बोला था कि मैं 45 to 46 आपका टारगेट लेके चला हूँ, बट इफ़ यू डू 47 तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको समझूंगा कि यू रियली गुड प्लेयर्स। आम लोगों को मैसेज दो, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे। आप जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम मन से और दृढ़ संकल्प लेके जब कोई निर्णय करते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं, और सब हमारे अंदर है। जब हम कैपेबिलिटी और दम रखते हैं ना, तो सब अच्छा होगा। तो पैरालंपियन से ओलंपियन भी सीखेंगे, देश के तमाम युवा भी सीखेंगे, और वो भी देश का नाम ऐसे ही होनहार बने, ऐसे ही रोशन करें, यही उम्मीद है। तो आज खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।